सब्जियां, अखरोट, बादाम, ऐसी चीजें। वेरी गुड। आई मीन तुम्हें तो सभी कुछ पता है और ये जानकारी हमने आपको भी दी है। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और सारी सावधानियां लेते रहें। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। के साथ डट कर चलिए, रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। नमस्कार। मस्तिष्क की सर्जरी के बाद वेंटिलेटर सपोर्ट पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। सर्जरी से पहले कल उनकी कोरोना रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ प्रभावित 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की हालात की समीक्षा। बाढ़ पर नियंत्रण के लिए नई तकनीक के उपयोग पर दिया जोर। कई राज्यों में मानसून का कहर। बिहार में बाढ़ से करीब 74 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। कई क्षेत्रों में 4 प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर। उधर केरल के इडुक्की में भूस्खलन से अब तक 49 लोगों की मौत। उत्तराखंड में भी कई इलाकों में भारी बारिश और भूस्खलन। घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के इरादे से रक्षा मंत्रालय में आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का आगाज। रक्षा मंत्री ने कहा, देश में ही रक्षा साजो सामान के निर्माण से बचेगी देश की पूंजी। 7,000 MSME को मिलेगा बढ़ावा। कोविड-19 की जंग में भारत को बड़ी सफलता। स्वस्थ होने वालों की संख्या 15 लाख के पार। कल एक दिन में रिकॉर्ड करीब 55,000 लोग हुए ठीक। मृत्यु दर भी घटकर 2% पर पहुंची। लेबनान के हिजबुल्लाह समर्थित सरकार ने दिया इस्तीफा। 4 अगस्त को बेरूत में विनाशकारी विस्फोट में 163 लोग मारे गए थे और हजारों लोग हुए थे घायल। नमस्कार, हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। इस वक्त की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की दिल्ली स्थित सेना के रिसर्च और रेफरल यानी कि R&R अस्पताल में मस्तिष्क की सर्जरी हुई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि मस्तिष्क में बने खून के थक्के को हटाने के लिए ये सर्जरी की गई।
एजेंसी के मुताबिक ये सर्जरी मस्तिष्क में बने खून के थक्के को हटाने के लिए की गई है और प्रणब मुखर्जी की हालत फिलहाल गंभीर है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। प्रणब मुखर्जी के सभी स्वास्थ्य मानक हालांकि स्थिर हैं और सर्जरी सफल रही है। डॉक्टरों का एक दल उनकी सेहत पर नजर रखे हुए है। इससे पहले 84 वर्षीय श्री मुखर्जी ने ट्वीट किया था, अन्य कारणों से अस्पताल गया था, जहां पर आज कोविड-19 जांच में संक्रमित होने की पुष्टि हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और साल 2012 से लेकर 2017 तक देश के राष्ट्रपति रहे श्री मुखर्जी ने ट्वीट में अनुरोध किया कि जो लोग पिछले एक हफ्ते में उनके संपर्क में आए हैं वे खुद पृथकवास में चले जाएं और कोविड-19 की जांच कराएं। और इन सब के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री मुखर्जी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने श्री मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी से बात कर उनके पिता की तबीयत के बारे में पूछा। राष्ट्रपति भवन ने ट्वीट किया कि राष्ट्रपति ने शर्मिष्ठा मुखर्जी से बात कर उनके पिता पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत के बारे में जानकारी ली। राष्ट्रपति ने उनके जल्द स्वस्थ होने और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। और इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आर अस्पताल जाकर पूर्व राष्ट्रपति के स्वास्थ्य की जानकारी ली। वो अस्पताल में करीब 20 मिनट तक रहे। और इस बड़ी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह। नितेंद्र, सबसे पहले तो यही बताइए कि हालत फिलहाल पूर्व राष्ट्रपति की स्थिर बताई जा रही है। क्या कुछ मेडिकल बुलेटिन में कहा गया है और क्या अगली मेडिकल बुलेटिन में स्थिति और साफ नजर आ सकती है? देखिए लालचंद, आधिकारिक तौर पर भी कोई मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं हुई है आर्मी हॉस्पिटल से, आरआर हॉस्पिटल से, लेकिन ये बताया गया है कि प्रणब मुखर्जी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत स्थिर है और उनको वेंटिलेटर सपोर्ट पर अभी रखा गया है और डॉक्टरों की टीम उनकी लगातार निगरानी कर रही है। दरअसल उनको ब्रेन में एक क्लॉट हुआ था जिसके वजह से उनको आरआर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और वहां पर एडमिट के दौरान ही उनकी एक कोविड टेस्ट हुई थी और टेस्ट जब कोविड हुई तो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, जिसका उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी कि वो किसी और कारण से गए थे वहां पर, लेकिन कोविड टेस्ट में वो पॉजिटिव पाए गए और उनके संपर्क में पिछले एक हफ्ते में जो लोग आए हैं वो अपनी जांच कराए वो क्वारंटाइन हो जाए, तो तब ये जानकारी हुई। उसके बाद उनके ब्रेन की क्लॉटिंग की सर्जरी हुई थी। सर्जरी बहुत सफल रही है और उस के बाद उनको वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखना पड़ा चूंकि ब्रेन की सर्जरी थी, तो और उसके बाद से उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और डॉक्टरों की टीम लगातार उन पर निगरानी रख रही है। अभी अब से थोड़ी देर बाद तकरीबन 9 से 10 बजे के आसपास जरूर एक अपडेट मिलेगा हम लोगों की अभी पिछले 12 घंटे में क्या कुछ अपडेट हुआ है, क्या कुछ रिकवरी हुई है। लेकिन ऐसे हालात में कम से कम 24 से 48 घंटे काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और डॉक्टर इस पर निगरानी रखते हैं क्योंकि ब्रेन से की सर्जरी हुई है। और कल राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भी वहां पर गए थे उनको देखने के लिए और तकरीबन 20 मिनट रहे और डॉक्टरों से उन्होंने पूरी उनके स्वास्थ्य की जानकारी दी और उसके बाद जो डॉक्टर्स हैं आरआर हॉस्पिटल के, जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है आर्मी की, जहाँ पे पूर्व राष्ट्रपति की इलाज लगातार वहीं पे होता है जब भी वो कभी बीमार होते हैं, तो निश्चित तौर पे जो डॉक्टर्स हैं वो अपने तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं। अगले 24 से 48 घंटे काफी इम्पोर्टेंट है और उसके बाद ही आगे की जानकारी दी। नितेंद्र, जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी बताया, आप भी बता रहे हैं कि जब कोविड-19 का टेस्ट हुआ, उसका जब नतीजा आया तो पूर्व राष्ट्रपति ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी कि वो कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं और जो लोग उनसे संपर्क में आए वो क्वारंटीन हो जाएं। तो इसका मतलब ये तो साफ निकलता है कि सर्जरी से पहले उनका स्वास्थ्य बिल्कुल नियंत्रण में था। भले ही सर्जरी हुई लेकिन उसके पहले वो उस हालत में थे कि उन्होंने ट्वीट कर खुद जानकारी दी इस बारे में। बिल्कुल, जो सर्जरी से पहले जब उनकी टेस्ट हुई थी तो उसमें कोविड पॉजिटिव, चूंकि एक प्रोटोकॉल भी है और डॉक्टर्स ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब आप अस्पताल में भर्ती होते थे क्या कोविड पॉजिटिव है या नहीं, तो उस लिहाज से देखा जाए तो वो जब टेस्ट हुआ तो उसमें वो पॉजिटिव पाया गया और इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी और ये भी कहा, चूंकि बहुत से लोग मिलते रहते हैं, घर के निजी स्टाफ होते हैं, घर के परिवार के सदस्य होते हैं, उनको इस की जानकारी देना जरूरी है क्योंकि कोरोना के संपर्क में पॉजिटिव के संपर्क में कोई आता है तो उनकी भी जांच होनी चाहिए या फिर उनको क्वारंटाइन होना चाहिए। इस लिहाज से उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दिया था कि एक हफ्ता पहले से जो लोग उनके संपर्क में थे कृपया वो
अपनी जांच करें, अपनी सेहत पर नजर रखें और क्वारंटाइन हो जाएं। उसके बाद ये भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि किसी और कारण से, किसी और प्रोसीजर की वजह से वो अस्पताल गए थे, कोरोना के वजह से नहीं गए थे। तो वो वजह सिर्फ यही था कि ब्रेन में उनकी क्लॉटिंग थी, और उस क्लॉटिंग को की सर्जरी होनी थी, और बाद में डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक उस सर्जरी को अंजाम दिया, और उसके बाद से उनको वेंटिलेटर पे रखा गया, वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखा गया। हालांकि कल मेरी बात हुई थी तो जो मेरे सोर्सेज उनका ये कहना था कि उनकी हालत स्थिर है, और अगले 24 से 48 घंटे डॉक्टर उन पर निगरानी रखे हुए हैं, और आगे देखने वाली बात हुई कि दोपहर बाद तक क्या कुछ डेवलपमेंट होता है। चलिए नितेंद्र, हम सभी की और पूरे देश की ये कामना है कि पूर्व राष्ट्रपति बिल्कुल स्वस्थ होकर के और अस्पताल से जल्दी बाहर आएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नज़र बनाए रखिएगा इस खबर पर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात बारिश और बाढ़ के कहर की। देश के कुछ राज्यों में भारी बारिश से पैदा हुई बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसमें राहत और बचाव कार्यों के संबंध में बातचीत हुई तो तकनीक के इस्तेमाल से बाढ़ के खतरे को कम करने पर भी जोर रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यों को केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। देश के कई हिस्सों में जारी मानसून और बाढ़ के कहर पर केंद्र सरकार की भी नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ प्रभावित 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर देश में दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ साथ बाढ़ की मौजूदा हालात का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए स्थायी प्रणाली स्थापित करने और चेतावनी प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियों के व्यापक उपयोग के लिए सभी केंद्रीय एवं राज्य एजेंसियों के बीच और अधिक समन्वय सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। साथ ही उन्होंने स्थानीय पूर्व चेतावनी प्रणाली में निवेश बढ़ाने पर भी बल दिया, ताकि किसी खतरे से निपटने के लिए समय रहते चेतावनी दी जा सके। पीएम मोदी ने कहा कि कोविड-19 से उत्पन्न हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए राहत बचाव कार्य के दौरान मास्क, सैनिटाइजेशन, पर्याप्त सामाजिक दूरी समेत स्वास्थ्य संबंधी सभी सावधानी बरतने को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने राज्यों से ऐसे विकास और बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं निर्मित करने को कहा जिससे आपदा के समय में कम से कम नुकसान हो। इस दौरान राज्यों ने समय पर तैनाती करने के साथ साथ लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ सहित केंद्रीय एजेंसियों द्वारा किए गए ठोस प्रयासों की सराहना की। राज्यों की ओर से बाढ़ के प्रतिकूल प्रभावों में कम करने के लिए अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक उपायों के बारे में भी कुछ सुझाव दिए गए। प्रधानमंत्री ने संबंधित मंत्रालयों और विभागों को राज्यों के सुझावों पर ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया। साथ ही बाढ़ से निपटने में केंद्र की ओर से राज्यों को हर संभव मदद का भी भरोसा दिया। सुधाकर दास के साथ डीडी न्यूज। उधर बिहार में नदियों का जलस्तर घटने के बावजूद बाढ़ की स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। यहां जल संसाधन विभाग के अनुसार कोसी और गंडक बैराजों का डिस्चार्ज लगभग 1.25 लाख क्यूसेक के आसपास रहा। फिलहाल गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और कोसी नदियां अनेक स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बनी हुई हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश का जलस्तर घट रहा है। सहरसा में 4 प्रखंडों की 33 पंचायतों में 3,36,000 से भी अधिक की आबादी प्रभावित है, जबकि इसके पड़ोसी जिले मधेपुरा में 2 प्रखंडों की 23 पंचायतों में 2,47,000 की आबादी कोसी का प्रकोप झेल रही है। उधर समस्तीपुर जिले के 39 पंचायतों के 107 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। समस्तीपुर जिले के मोरबा और सराय रंजन प्रखंडों के करीब 10 गांवों में नून नदी का पानी फैल जाने से जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। राज्य में 74 लाख से भी अधिक की आबादी अभी भी बाढ़ से प्रभावित है। 12,000 लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बिहार में हल्की से लेकर मध्यम वर्षा की संभावना जताई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता सलमान हैदर जुड़ चुके हैं। सलमान, 2 अच्छी बातें कही जा सकती हैं। एक तो मौसम विभाग ने ये कहा है कि हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है, और दूसरी बात ये कि कई नदियों के जलस्तर में कमी देखी गई है। तो क्या हालात हैं अभी, और क्या हालात में कुछ सुधार दिखाई पड़ रहा है? देखिए लालचंद, नदियों का घटना जरूर कम हो गया है, लेकिन हालत ये है कि अभी कल
8 पंचायतों में से बाढ़ का पानी उतरा है। जी। लेकिन जब नदियां उतरती हैं, नदियों का जलस्तर कम होना शुरू होता है तो उनमें बहाव तेज होता है और वो ज्यादा कटान करती हैं तटबंधों की। तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, स्थिति तो गंभीर बनी हुई है। जी। और जो जैसा कि आपने खबरों में भी बताया कि 74,40,000 की आबादी अभी बाढ़ से प्रभावित है। तो सबसे ज्यादा दरभंगा में 20 लाख हैं, मुजफ्फरपुर में 14 लाख और पश्चिमी चंपारण में 10 लाख के करीब जी। आबादी है। तो ये कुल मिलाकर के स्थिति बहुत ज्यादा, इससे हम आशावान नहीं है कि मतलब आने वाले दिनों में, हालांकि बहुत जगहों पर नदियां अब घटने के क्रम में आ गई हैं, लेकिन कई स्थानों पर नदियों का जो जलस्तर है वो पहले से ही खतरे के निशान से काफी ऊपर है। तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन आबादी को अभी बहुत फायदा नहीं पहुंचा है। जी लाल। और इस बीच में राहत और बचाव कार्य की अगर बात की जाए तो जो भी प्रभावित लोग हैं उनके लिए प्रशासन की तरफ से कई तरह की राहत एवं बचाव की खबर थी, चाहे उनको राहत शिविरों में रखने की बात हो या फिर सामुदायिक भोजन का हो। वो किस तरह का काम चल रहा है राहत और बचाव का, सलमान? देखिए, सामुदायिक रसोई की जहां तक बात है, अभी 9.5 लाख के करीब आबादी जो है वो सामुदायिक रसोइयों के माध्यम से लगभग 1200 के ऊपर सामुदायिक रसोई बनी हुई है। 7 राहत शिविर हैं और इसके अलावा जिन लोगों का सब कुछ पानी में बह गया है, जैसे उनके पास खाने के बर्तन नहीं है, कपड़े नहीं है, तो उनको भी 6-6 हजार रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भेजी गई है ताकि वो अपनी जीविका, अपने खाने पीने का इंतजाम कर सके। यहाँ पर परेशानी ये है कि आबादी बहुत ज्यादा को बाहर नहीं निकाला गया है क्योंकि लोग अपने घरों में हैं और 5.5 लाख के करीब आबादी को इवैक्यूएट किया गया था। एसडीआरएफ की 33 टीमें और एनडीआरएफ मिला करके लगी हुई हैं, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव के कार्य कर रही हैं, उन तक जरूरी सामान पहुंचा रही हैं। मेडिकल चौकियां स्थापित कर दी गई हैं, कैंप्स स्थापित कर दिए गए हैं जहां उनकी जो बीमारी से संबंधित, आप जानते हैं कि कोविड-19 की भी चुनौती एक बड़ी सामने है, तो मेडिकल वैन्स लगाई गई हैं जो कि कोविड की जांच भी कर रहे हैं, उन लोगों को कोविड से सुरक्षित भी रख रहे हैं और साथ ही साथ जो अमला जो राहत और बचाव की काम में लगा है वो भी अपनी सुरक्षा करके ही क्षेत्रों में जा रहा है। तो स्थिति गंभीर बनी हुई है, लेकिन इस बीच राहत की बात यह है कि वर्षा कम हुई है और इस वजह से थोड़ी सी राहत आने वाले दिनों में मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान इस जानकारी के लिए आपका। पटना से हमारे संवाददाता सलमान हैदर लगातार दे रहे थे जानकारी। और देश के लगभग हर हिस्से में बारिश और बाढ़ का कहर है। दक्षिणी राज्य केरल में भी भारी बारिश से राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। केरल सरकार ने कोविड-19 के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए राज्य भर में 686 बाढ़ राहत शिविर स्थापित किए हैं। इन राहत शिविरों में 22,800 लोगों को रखा गया है। कोट्टायम जिले में स्थित राहत शिविरों में 217 परिवारों को रखा गया है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि अगस्त में औसतन 427 मिलीमीटर बारिश होने वाले राज्य में पिछले 10 दिनों के ही दौरान 476 मिलीमीटर बारिश हो गई। वहीं मौसम विभाग ने कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। देश को हर मोर्चे पर आत्मनिर्भर बनाने के सरकार के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ी पहल की है। मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी तौर पर रक्षा उपकरणों के निर्माण को आगे बढ़ाया है। इन प्रयासों से न सिर्फ भारत की अन्य देशों पर निर्भरता कम होगी, बल्कि देश में रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसी कड़ी में सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा सार्वजनिक उपक्रम और आयुध फैक्ट्री बोर्ड की ओर से संयुक्त रूप से शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरुआत की। इस सप्ताह के दौरान होने वाली सभी गतिविधियां घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देंगी। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान का विजन कोरोना के इस कठिन समय में न केवल आर्थिक विकास के लिहाज से अहम है, बल्कि हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक विजन है।
उन्होंने कहा कि दूसरों के बल पर निर्भर रहकर कभी भी अपना आत्मविश्वास नहीं बनाया जा सकता है। उसके लिए स्वयं का आत्मनिर्भर होना ही एकमात्र रास्ता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड का उद्घाटन किया। इसके जरिए संबंधित पक्ष देश में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बारे में अद्यतन जानकारी हासिल कर सकते हैं। डैशबोर्ड को इंडिया में निवेश ग्रिड भी कहा जाता है, जो एक इंटरैक्टिव और गतिशील ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से देश में अद्यतन और वास्तविक समय में निवेश के अवसरों को प्रदर्शित करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019-20 के बजट में अगले 5 साल में ढांचागत परियोजनाओं के लिए 100 लाख करोड़ रुपए के व्यय की घोषणा की थी। हाई लेवल टास्क फोर्स ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में अपनी अंतिम रिपोर्ट दे दी है। इसमें 2020 से लेकर 25 के दौरान 111 लाख करोड़ रुपए के ढांचागत निवेश का अनुमान जताया गया है। परियोजना की तैयारी में सुधार, बुनियादी ढांचे में निवेश को आकर्षित करने और वित्त वर्ष 2025 तक $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले कभी भी इस तरह की शुरुआत नहीं की गई थी। और उधर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कुछ देश ऐसे हैं जो भारतीय स्टील को अपने बाजारों में आने की अनुमति नहीं देते हैं। ऐसे में वो भारत से ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम विदेशी उत्पादों के लिए अपना बाजार खोल दें और भारत विदेशी उत्पादों का आयात करे। इंडिया वर्चुअल एफएमसीजी सप्लाई चेन एक्सपो 2020 में वाणिज्य मंत्री ने कहा कि अगर भारत से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपना बाजार खोले तो हमारे उत्पादों को भी बाहर के बाजारों में जगह मिलनी चाहिए। भारत निवेश के लिए खुला है और हम विदेशी निवेशकों का स्वागत करते हैं। बाजार में उत्पादों के मुक्त व्यापार पर जोर देते हुए गोयल ने कहा कि व्यापार सिर्फ एक तरफा नहीं हो सकता और सरकार इसी दिशा में आगे बढ़ रही है ताकि भारतीय उत्पादों की पहुंच दुनिया भर में हो सके। The world works with equal terms. There have to be equal and fair and reciprocal arrangements. If other countries are desirous of the Indian market, of the 1.3 billion Indian market opportunity, they want to provide services to meet our needs. They also have to give our country's businesses equal opportunity to engage in their countries. They cannot put overarching technical barriers or overarching regulations. और अब बात कोविड-19 से मुकाबले की। कोरोना की जंग भारत बेहद मुस्तैदी से लड़ रहा है और यही कारण है कि तमाम अन्य देशों के मुकाबले कई मायनों में स्थिति काफ़ी बेहतर है। देश में बढ़ती स्वास्थ्य सुविधाओं का ही असर है कि भारत में कोरोना से लड़कर ठीक होने वालों की संख्या 15 लाख से भी ऊपर पहुंच चुकी है और कल एक दिन में ठीक होने वालों का आंकड़ा रिकॉर्ड स्तर पर करीब 55,000 के पास पहुंच गया। इतना ही नहीं, भारत में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर भी घटकर अब 2% पर आ चुकी है, जो कई अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम है। अब देश में सिर्फ 28.66% सक्रिय मामले हैं, तो वहीं करीब 70% लोग ठीक भी हो चुके हैं। देश में कोविड-19 की जांच का दायरा भी प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और अब ये प्रतिदिन 7 लाख से भी ऊपर पहुंच गया है। अभी तक देश में करीब 2.5 करोड़ लोगों की जांच हो चुकी है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद विश्व में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 2 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है, जबकि मारे जाने वालों की संख्या भी 7,37,000 से ज्यादा हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की फिक्र बढ़ते मामलों को लेकर तो है ही, साथ ही संगठन के लिए अन्य देशों की ओर से की जा रही वित्तीय मदद भी एक बड़ी चिंता है। संगठन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस अधनॉम गैब्रियस ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लगने वाली राशि और देशों द्वारा की जा रही वित्तीय मदद में बहुत बड़ा अंतर है, जिससे ये लड़ाई आगे आने वाले वक्त में और मुश्किल होने जा रही है। टेड्रोस ने कहा कि आने वाले 3 हफ्ते बेहद अहम होने वाले हैं। जितनी जल्द इस वायरस को सीमित किया जाए उतना बेहतर है। और उधर ब्राजील में लगातार हालात खराब है। कोरोना संक्रमण के मामले 30,57,000 से भी ज्यादा हो चुके हैं। सोमवार को यहां कोरोना से मारे जाने वालों की संख्या 1 लाख से भी ज्यादा हो गई। क्योंकि ब्राजील के कई शहरों में व्यापार फिर से शुरू हो रहा है, इसलिए लोग बाहर निकल रहे हैं और संक्रमण के मामलों के और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।
लेकिन देश में कोरोना को लेकर अब तक कोई भी एक ठोस रणनीति नहीं बन पाई है और शायद यही वजह है कि राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो के साथ मतभेदों को लेकर अब तक 2 स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। ये दोनों ही मंत्री प्रशिक्षित डॉक्टर भी हैं। बोल्सोनारो का मानना है कि कोरोना एक मामूली फ्लू की तरह है, जबकि चिकित्सकों का मानना है कि इस वायरस को गंभीरता से लेते हुए सामाजिक दूरी और मास्क जैसी सावधानियों का पालन करना बेहद जरूरी है। और बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया है और खबरों के मुताबिक वो 12 अगस्त यानी कि कल ही इस वैक्सीन का पंजीकरण कराने जा रहा है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। हालांकि इस वैक्सीन को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन भी अपनी शंकाएं जता चुके हैं, लेकिन कई सवालों के बीच रूस इस वैक्सीन को लॉन्च करने और टीकाकरण अभियान की तैयारी में है। दुनिया भर की कुछ और बड़ी खबरों में बेरूत में पिछले सप्ताह बंदरगाह पर हुए धमाके और इसके बाद वहां लोगों में भड़के गुस्से और प्रदर्शनों के बीच लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उससे कुछ देर पहले दियाब के मंत्रिमंडल ने भी इस्तीफा दे दिया था। हसन दियाब ने अपने एक संक्षिप्त भाषण में कहा कि वो एक कदम पीछे जा रहे हैं ताकि वो लोगों के साथ खड़े होकर बदलाव की लड़ाई लड़ सकें। दियाब ने 4 अगस्त को हुए जबरदस्त धमाके के लिए कथित भ्रष्टाचारी नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। इस धमाके के कारण 160 से भी अधिक लोगों की मौत हुई थी, जबकि करीब 6000 लोग घायल हो गए थे। आयरलैंड में बैठे फेसबुक के एक स्टाफ ने भारत में 27 साल के एक शख्स को आत्महत्या करने से बचा लिया। आयरलैंड से दिल्ली और फिर दिल्ली से मुंबई एक के बाद एक धड़ाधड़ कॉल किए गए और फिर 7 घंटे के अंदर उस शख्स तक पुलिस पहुंच गई और उन्हें आत्महत्या करने से रोक लिया गया। इस मिशन में दिल्ली और मुंबई पुलिस के 3 डीसीपी जुटे थे। शनिवार की शाम एक शख्स ने फेसबुक पर कई लाइव वीडियो डाले जिन्हें देखकर लगा कि वो आत्महत्या की कोशिश करने वाला है। इन वीडियोस को देखकर आयरलैंड में बैठे फेसबुक के एक स्टाफ ने दिल्ली पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने मुंबई पुलिस को सूचना देकर समय रहते उस व्यक्ति को बचा लिया। मामला पति पत्नी के बीच लड़ाई का था। आज देश भर में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। देश भर के सभी कृष्ण मंदिरों में भव्य सजावट की गई है। आज रात घड़ी में 12 बजते ही नंदलाला का जन्म होगा। मथुरा और वृंदावन के मंदिरों में जन्माष्टमी मनाए जाने के लिए विशेष तैयारी की गई है, लेकिन कोरोना काल के चलते सामूहिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हो रहे हैं। चंडीगढ़ के इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर तैयारियां की गई हैं। मंदिर में आने वाले हर व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य है। साथ ही शारीरिक दूरी का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और इसी के साथ हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अनुमति दीजिए, नमस्कार। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों,
आज मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। मैदान पर उतरने से पहले मैं हमेशा प्लेयर्स से कहता था कि हम सब पर करोड़ों लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है, हमें डटकर खेलना चाहिए। आज कोरोना वायरस के संकट के समय जब हम सब घर पर सेफ हैं, हमारे लिए कुछ फरिश्ते मैदान पर उतरे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉयज और सारा मेडिकल स्टाफ हमारा ख्याल रख रहे हैं। कुछ लोग